गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज की क्लास में हम मेंसुरेशन शुरू करने वाले हैं। मतलब मेंसुरेशन हम शुरू कर चुके थे, बच्चे अभी लाइव कम आए हैं। आई होप सब बच्चे लाइव जुड़ जाएं। देखिए, मेंसुरेशन टॉपिक हमने शुरू किया था और मेंसुरेशन के डे 1 में हमने वर्थ से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ी थी और मैंने आपको कहा था कि हम पहले जो ये 3-4 दिन का हमारा टाइम है, इस टाइम में हम बेसिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही ध्यान देके, और बेसिक के बाद हम पढ़ेंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सभी उस तरह के क्वेश्चंस जो मेंसुरेशन को हल करने में काम आए। ठीक है, चलिए तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं ट्रायंगल या त्रिभुज से। ठीक है, जैसा कि हमें पता है त्रिभुज, एक बार देख लिया जाए फिर से। ओके, चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, हाँ, तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज की। क्या होता है त्रिभुज? आप सब लोगों को पता है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहा मैंने? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये लीजिए, ये एक त्रिभुज आपके सामने है। अब सबसे पहली प्रॉपर बात, एक सिंपल सी बात, जैसा कि मैंने बताया हम बेसिक से शुरू करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें 3 भुजाएं हैं। बिल्कुल है सर। इसमें 3 शीर्ष है, ए बी सी, 3 शीर्ष है। बिल्कुल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वैसे तो ये ज्योमेट्री की बात है, लेकिन मेंसुरेशन में भी सवाल में कभी कभी काम आ सकता है। अच्छा, अगर हम ज्योमेट्री की या कंस्ट्रक्शन की बात करें तो त्रिभुज की 3 भुजाओं के बारे में बात करते हैं। मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 3, 4 और 5। ये 3 भुजाएं मैंने ले ली। अब ध्यान से देखिए, मैं 2 छोटी भुजाओं को जोड़ रहा हूँ। मतलब कोई भी 2 भुजाओं को जोड़ दूँ मैं, अगर मैंने इन 2 भुजाओं को जोड़ा तो 7 आया। ये 5 से ज़्यादा है कि नहीं है? तो ये त्रिभुज बनने की शर्त है। इसके अलावा ध्यान से देखिए, मैंने इसी उदाहरण को वापस लिख रहा हूँ मैं, 3, 4, 5। ठीक है, बिल्कुल। अब आप कोई भी 2 बड़ी भुजाएं ले लीजिए, कोई भी 2। जैसे 5 और 4 का अंतर कितना होगा? 1। 5 और 3 का अंतर कितना होगा? 2। तो कोई भी 2 भुजाओं का जो अंतर है वो सबसे छोटी वाली भुजा से कम ही होगा। क्या कहा मैंने? 2 भुजाओं का अंतर, कोई भी 2 भुजाएं हो, उनका अंतर जो है वो छोटी वाली भुजाओं से, छोटी वाली भुजा से कम ही होगा। तो ये त्रिभुज बनने की शर्त है। हो सकता है किसी को ये बात अजीब लगे, लेकिन जो मैं लिखूंगा उससे ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है। पिछले साल जिन लोगों ने कोर्स लिया था और अगर उनके कोर्स की वैलिडिटी मौजूद है, बात समझ रहे हैं भाई? जब आप कोर्स लेते हो तो कोर्स आप एप्लीकेशन के थ्रू लेते हो और एप्लीकेशन पे कोर्स की पर्टिकुलर वैलिडिटी होती है। अगर आपके उस कोर्स की वैलिडिटी मौजूद है तो आपके लिए वो कोर्स फ्री है, और अगर वैलिडिटी खत्म हो गई है तो नो डाउट आपको वापस लेना पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा हो ध्यान से समझिए। मैंने एक त्रिभुज बनने की शर्त बताई है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग, कोई भी 2 भुजाएं ले लो, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये बात अपनी कॉपी में लिख लेना। मतलब ये त्रिभुज बनने की शर्त है। अगर ऐसा नहीं होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। मतलब आप कोई भी उदाहरण लोगे, आपने लिया और सोचा सर मैं अगर 4, 5 और 6 ले लूँ, क्या इनसे त्रिभुज बनेगा? इसकी किन्हीं 2 भुजाओं का योग कर लो, कोई भी 2 भुजाओं का, चाहे इनको और इनको जोड़ लो, चाहे इनको और इनको जोड़ लो, चाहे इनको और इनको जोड़ लो। किन्हीं 2 भुजाओं का जो योग है, इस और इस भुजा का अगर आप योग देख रहे हो तो ये जो योग है ये आपका तीसरी भुजा से हमेशा क्या है? ज़्यादा है। क्या कहा मैंने? किन्हीं 2 भुजाओं का योग, जैसे हमने यहाँ लिया तो 4 ले लेते हैं यहाँ पे। ये त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। ये त्रिभुज बनने की पहली शर्त है। जब आप नोट्स बनाओगे, अपनी कॉपी में लिखोगे, क्या आप नहीं पूछेंगे, मेंसुरेशन में नहीं पूछेंगे, ज्योमेट्री की बात है। ठीक है, ज्योमेट्री की बात है, लेकिन क्या पता पूछ ले आपसे। ठीक है ना, क्या पता आपसे पूछ ले तो आपको जरूर याद होनी चाहिए कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। सेम टू सेम बात यह है कि त्रिभुज की
किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। मतलब अगर आप त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर देखोगे तो तीसरी भुजा हमेशा उससे ज़्यादा होगी। ये त्रिभुज बनने की दो शर्त है, इन दोनों शर्तों को एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बाई चांस पूछ लेवे, नहीं पूछने वाले लेकिन बाई चांस पूछ लेवे कि निम्न में से कौन सी त्रिभुज की विशेषताएं हैं, आपको सवाल ही ऐसा दे देवे। वैसे तो ज्योमेट्री का बात है, लेकिन मैंने कहा हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो हमें एक बेसिक चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए, तो ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। आपको चार कथन दे दिए, उसमें एक कथन लिखा हुआ है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो ये कथन सत्य है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, तो ये कथन सत्य है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या बोला मैंने? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, ठीक है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या कहा? त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो फिलहाल तो ये 3 मेजर बातें याद रखिएगा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मान लो पहले कोण को ए बोल दूं तो कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये हो गई ज्योमेट्री की बात। अब हम आ जाते हैं मेंसुरेशन में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हमारी मेंसुरेशन की त्रिभुज की कहानी शुरू होगी। वीडियो नहीं दिखते, वीडियो दिखते हैं भाई, हाँ वैलिडिटी तक दिखेंगे वीडियो। और जिन बच्चों की जब तक वैलिडिटी है, भाई आपने अगर पुराना एसएससी जीडी का बेस ले रखा है और आपकी बेच की अगर वैलिडिटी है तो वहाँ पर आपको कोर्स दिखाई देगा, निश्चिंत रहिएगा आप, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अगर आपको ऊंचाई दे रखी हो कि ये आधार है और ये ऊंचाई है दे रखी हो, तो नहीं दे रखी हो तो आप ये काम में नहीं ले पाओगे, ठीक है। चलिए, अब सर क्या हमें, अगर कोई बच्चा कहे सर मुझे ये नहीं पता कि त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, तो मैं उसे उसके लिए भी एक जानकारी दे देता हूँ। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 तरह के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो 3 शब्द सुन लीजिए। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होते हैं समबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। विषमबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो। और समद्विबाहु, समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान आकार की हो, उसे बोलते हैं समद्विबाहु। ये त्रिभुज के 3 प्रकार हैं भुजाओं के आधार पे। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। अब हम बात करें कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पे त्रिभुज 3 तरह का होता है। न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोला मैंने? न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो। अब कोई बच्चा कहे कि सर मुझे तो यही नहीं पता कि न्यून कोण किसको बोलते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए। ये आपकी किरण, 2 किरण मिलकर कोण का निर्माण करती है। ये आपका कोण, जिसे हम थीटा से प्रेजेंट करते हैं। कोण 5 प्रकार के होते हैं। जो हमारे कोण हैं, ये कोण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। सबसे पहला कोण जो होता है वो होता है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण, उसके लिए दूसरे कोण की जानकारी होना जरूरी है। दूसरा कोण होता है समकोण। समकोण आप 90 डिग्री के कोण को कहते हो। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। और जो कोण 90 डिग्री से कम है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद आ गया हमारा अधिक कोण। अधिक कोण के लिए पहले आपको पता होना चाहिए सरल कोण। क्या पता होना चाहिए? सरल कोण। और सरल कोण का एक और नाम है ऋजु कोण। सरल कोण का ही एक और नाम है ऋजु कोण। ये सब बातें कॉपी में लिखनी है नोट्स बनाते वक्त, ठीक है। सरल कोण वो होता है जो 180 डिग्री का कोण होता है। ये आपका 180 डिग्री का कोण।
जो आपकी सीधी रेखा होती है, जो आपकी सीधी रेखा होती है, जो दो किरणों से मिलकर बनती है, ये एक किरण ये इधर जा रही है, एक किरण ये इधर जा रही है, ये जो कोण है आपका 180 डिग्री का कोण है। तो अधिक कोण किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। देखो 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो, ये मैंने बना दिया 90 डिग्री से ज़्यादा, लेकिन 180 डिग्री से कम हो। देखो ये मैंने गणित की भाषा में लिख दिया, ऐसा कोण, गणित की भाषा में लिख दिया मैंने, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, उसे हम कहते हैं अधिक कोण। अब बचा पांचवा कोण, जिसे हम कहते हैं वृद्ध कोण। क्या कहते हैं? वृद्ध कोण। जो ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, उसे हम वृद्ध कोण कहते हैं। ये कोण का हमारा पांचवा प्रकार है। हमने कहा पहला न्यून कोण 90 डिग्री से कम, दूसरा समकोण 90 डिग्री का कोण, तीसरा अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम, चौथा सरल कोण 180 डिग्री का कोण, और पांचवा वृद्ध कोण। 360 डिग्री का जो कोण होता है उसका एक नाम होता है संपूर्ण कोण। कोई पूछ ले संपूर्ण कोण किसको कहते हैं, तो आप कहोगे 360 डिग्री के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। लेकिन ये कोणों की टाइप में नहीं है, कोण 5 प्रकार के ही होते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आ गई है। चलिए आप देखिए, आप खुद है ना सेट कर सकते हैं क्वालिटी में। अगर आपको जो थोड़ी लो क्वालिटी में देखना है या आपके डाटा ज़्यादा यूज हो रहा है, तो यहाँ क्वालिटी का ऑप्शन एप्लीकेशन में सामने आ रहा है आपके, उसे आप 360 कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो ये 5 प्रकार के कोण होते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। अब मैंने कहा कोणों के आधार पे त्रिभुज, कोणों के आधार पे त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 3 कोण होंगे, θ1, θ2, θ3। ये तीनों कोण जो होंगे अगर 90 डिग्री से कम होंगे, त्रिभुज के तीनों कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, क्या कहा मैंने? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री का कोण हो, एक कोण क्या हो? ये तो न्यून कोण, ये आपका समकोण। ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो, एक ही 90 का हो सकता भैया, बाकी दोनों 90 के नहीं हो सकते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलाकर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मिलाकर कितना होता है? 180 डिग्री। अब उसमें से एक अकेला अगर 90 डिग्री का हो गया तो पीछे वाले दोनों मिलकर 90 के होंगे। क्या कहा? एक अकेला अगर 90 का हो गया तो पीछे वाले दोनों मिलकर 90 डिग्री के होंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई है, क्लियर है? चलिए अब इसके आगे की बात करी जाए। लीजिए अगला है अधिक कोण त्रिभुज। अगला कौन सा है? अधिक कोण त्रिभुज। ये लीजिए, अधिक कोण त्रिभुज ऐसा होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए बाकी दोनों तो 90 डिग्री से कम होंगे। ये मैंने आपको त्रिभुज के प्रकार बता दिए। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। अब मैंने आपको कहा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन ये तब आप इस फॉर्मूले को तब काम में ले सकते हो जब आपको आधार और ऊंचाई दोनों दे रखी हो। अगर आधार और ऊंचाई दोनों नहीं दे रखी हो तो आप इस फॉर्मूले को काम में नहीं ले सकते। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। एक मिनट, ये लीजिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। मैंने कहा क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। बिल्कुल होता है सर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हो। जब प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से आपको कह देवे कि एक त्रिभुज है जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई से मतलब है इस आधार के ऊपर शीर्ष से आने वाला लंब। क्या कहा? ध्यान से सुनो, देखो बातों को समझना, एक बार सीख लो
बार बार काम आएगी। ये आधार है तो सामने वाले शीर्ष पर ये लंब आएगा, ये ऊंचाई का काम करेगा। अगर मैं कह दूं आप अपनी ऊंचाई बताओ, तो आप एक धागा अपने सर पे रख के उस धागे को ऐसे टेढ़ा ज़मीन पे रख दोगे तो क्या आपकी सही ऊंचाई आएगी उस धागे को नापने से? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको धागे को सीधा ऐसे 90 डिग्री पे रखना पड़ेगा। तो जो ऊंचाई होती है वो लंब होता है। ऊंचाई क्या होता है? लंब। जो रेखा 90 डिग्री के ऊपर आती है, जो रेखा 90 डिग्री पर आती है उसे ही हम ऊंचाई या लंब कहते हैं। तो अगर आपको मैं बता दूं कि ये आधार 12 सेंटीमीटर है और इसकी ये ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आप बकायदा यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बताया है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कल सिखाया था कि कोई भी क्षेत्रफल होगा उसके पीछे वर्ग सेमी लगेगा। आई होप यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है। कुछ बच्चे कह रहे हैं ये चीज़ें पता है, ठीक है, अब इसके आगे की चीज़ें सीख लीजिए। ठीक है, ये तो जिन्होंने पिछली बार एसएससी जीडी का बेस में मेंसुरेशन पढ़ी होगी मेरे से, तो बाकायदा हमने 12-13 घंटे में मेंसुरेशन पढ़ी थी, तो एक एक चीज़ सिखाई थी। इस बार नवीनीकरण ये होगा कि कुछ नई चीज़ें, ठीक है ना, इस बार हम पहले बेसिक पढ़ रहे हैं 4-5 दिन, ताकि जब हम मेंसुरेशन पढ़ना शुरू करें उस टाइम तक आपको बेसिक आता हो, ये नॉर्मल चीज़ें आपको पता हो कि मुझे आधार दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आई होप बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। चलिए अब अगली बात करी जाए कि कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, कि भाई त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको दे दी, ठीक है, और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह दिया। तो इस बार तो आधार और ऊंचाई दी नहीं आपको, तो आप क्या करोगे? अब मैं वेट करूंगा आपके रिप्लाई का, कौन बच्चा रिप्लाई देता है वो देखते हैं। अभी मैंने कहा तीनों भुजाएं आपको पता है। एक बात और समझ लीजिए, जिन बच्चों ने क्या कह रहे, मैं समझा नहीं। क्या कह रहे हैं आप, मेरे को समझ में नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, कल के नोट्स नहीं डाले हैं, कल के नोट्स डाल दिए हैं, आप चेक करिए एक बार अच्छे से, है ना। और आज के आपके और जल्दी डाल देंगे। कल के नोट्स अपडेट कर दिए हैं, आज के नोट आपकी क्लास, लाइव क्लास जब आपके पास अपडेट होकर आती है, लाइव जो देखते हैं तो लाइव देखते हैं, उसके बाद अपडेट होकर आती है, उससे पहले ही डाल देंगे आज के नोट्स। और कल के मैंने डाल दिए, मैं खुद डाल के आया हूँ, ठीक है। लीजिए, किसी बच्चे ने बताई नहीं काम की बात। मैंने कहा आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी और क्षेत्रफल पूछा है तो क्या करोगे? एक बात ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे ने पिछली बार जीडी का एग्ज़ाम दिया है और वो इस बार भी जीडी का एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसे एक बात समझनी पड़ेगी भैया, कि क्या कारण रहे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तवज्जो नहीं दी? क्या आपने थ्योरी नहीं पढ़ी? क्या आपने लेट पढ़ना शुरू किया? ठीक है ना, क्या कारण रह गया, उसको आपको तैयार करना पड़ेगा उन चीज़ों को, क्योंकि हम एक बार अच्छे से कोर्स करा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए अब मुझे ये बताइए आप जल्दी से कि आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है और क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे, आधार और ऊंचाई दी नहीं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन वो फॉर्मूला तो तब काम आता है जब आपको आधार और ऊंचाई दे रखी है। मैं कह रहा हूँ यहाँ तो आपको आधार और ऊंचाई दोनों ही नहीं दी और आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? ये मैं आपसे कह रहा हूँ। अभी तक कोई नहीं बोला। सोनू निषाद कह रहे हैं कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहीं काम आएगा इसमें, लेकिन अर्ध परिमाप नहीं। जो मैं जानना चाह रहा हूं वो बताओ आप। नंबर कम है तो इस बार तैयारी करो। मैंने कहा ना, जो कमी रह गई है जिसके कारण आप नौकरी के अंदर नहीं पहुंचे हो, उसको इस बार सॉल्व करना है, उसको इस बार पूरा करना है और इस बार आपको सिलेक्शन लाना है। ध्यान रखना, देखो जब आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं पता हो, आधार और ऊंचाई सीधे सीधे नहीं दे, तो आपको हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। किसका? हीरोन्स का सूत्र आपको लगाना पड़ता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। हीरोन्स का सूत्र क्या है? पहली बात तो हीरोन्स का सूत्र, इस बात का मतलब क्या है? हीरोन्स का मतलब ऐसे है, जैसे होता है ना
अंग्रेजी में हम लिखते हैं राम्स, जिसका मतलब होता है राम का, यही मतलब होता है। तो ये हिरोन नाम के बंदे ने दिया है, एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम हिरोन है, ठीक है, उन्होंने दिया है, इसलिए इसे हिरोन का फॉर्मूला, हिरोन का सूत्र कहते हैं, इसलिए हिरोन्स फॉर्मूला कहते हैं इसे। पहली बात समझ में आ गई? ठीक है। हिरोन्स फॉर्मूले से क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, ध्यान से समझो। हिरोन्स फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है, वर्गमूल के अंदर आपको लिखना होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यह आपको वर्गमूल में लिखना होता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ एस दे रखा है, सबसे पहले यहाँ एस दे रखा है, एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा, और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या कहा मैंने? परिमाप क्या होता है? परिमाप चारों तरफ का माप, तीनों भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी। त्रिभुज की अगर एक भुजा को a बोलें, दूसरी भुजा को b बोलें और तीसरी भुजा को c बोलें, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग है वो परिमाप। और अगर हम परिमाप का आधा करके लिखें, और अगर हम परिमाप का आधा करके लिखें, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो इसे कहते हैं सेमी पेरीमीटर। अब मैं पहले तो आपको एक बात बता दूं, जो इस बात पे ध्यान नहीं देगा वो पछताएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 की। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 में ऐसे कई प्रश्न हैं जिसमें हिरोन्स के फॉर्मूला पर सवाल आए हैं। बात समझ में आ गई क्या? इसलिए आप ये समझ लीजिए, अगर इस पे सवाल आया है मतलब ये इम्पोर्टेंट है। बात क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब देखिए, बात को ध्यान से सुनिए। अब हमें ये वर्गमूल बार बार नहीं लगाना पड़े, इसलिए हम इधर क्षेत्रफल का स्क्वायर लिख देते हैं, लास्ट में वर्ग इधर जाके वर्गमूल कर देते हैं। इधर मैंने लिख दिया क्षेत्रफल का स्क्वायर, देखो ये वर्गमूल इधर आके वर्ग हो गया है ना, और यहाँ मैंने इसको खुला लिख दिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मैंने खुला क्यों लिखा समझ गए ना आप? क्योंकि मैंने वर्गमूल था, इधर मैंने वर्ग लगा दिया। बात एक ही है, चाहे मैं इधर वर्गमूल लगा दूं चाहे इधर वर्ग लगा दूं। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रख लो, बार बार ये आपको जो वर्गमूल का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब मैं एक उदाहरण लेता हूँ आपको तीन भुजाएं देकर। दुनिया का कोई भी त्रिभुज आपके सामने हो और आपको उसकी तीनों भुजाएं पता हो, तो आप हिरोन्स का फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ 3 4 5। वैसे तो इस 3 4 5 की एक खास बात है, लेकिन आज हम हिरोन्स का फॉर्मूला सीखने के लिए इसको प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है सर, प्रयोग कर लीजिए। तो पहले तो देखो, मुझे S लिखना है। S मतलब अर्ध परिमाप। पहले परिमाप कितना होगा? 5 और 4 9 और 3 12, 12 का आधा 6, तो यहाँ पर S कितना होगा? 6। तो मैंने S की जगह 6 लिख दिया। ठीक है, 6 में से पहली भुजा घटाओ, कितना आया? 3। 6 में से दूसरी भुजा घटाओ, कितना आएगा? 2। और 6 में से तीसरी भुजा घटाओ, कितना आएगा? 1। ठीक है, 6 छंग कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 36। बात समझ में आ रही होगी। क्षेत्रफल का स्क्वायर 36 है। कल सिखाया था, वर्ग इधर जाके वर्गमूल होएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गमूल 36, और वर्गमूल 36 कितना होता है? 6। आई होप बात समझ में आ गई है। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। क्लियर है? सोनू जी, बात छोड़िए, बात यहाँ कीजिए आप, और बात कीजिए शिक्षा और पढ़ाई से संबंधित, है ना। हर चीज़ पे यहाँ विचार कीजिए आप, उसी में आनंद है ना। राजेंद्र कह रहे हैं कि मेरा डाटा समाप्त हो गया। अरे भाई, डाटा बचा के रखा करो, कम से कम शाम को 1 घंटे। आपको पता है कि ट्रिक मैथ्स एजुकेशन अड्डा पे जय हिंद बैच चल रहा है, जिसमें हम बहुत ही सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको डाटा बचा के रखना चाहिए। ये मैंने आपको बताया, जब त्रिभुज की 3 भुजाएं आपके सामने हो और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो हम हिरोन्स के फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। और हिरोन्स का फॉर्मूला होता है वर्गमूल में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, अर्थात अर्ध परिमाप। ABC तीनों भुजाएं हैं, मान रखते हैं, गणना करते हैं, उत्तर निकलता है। इंपॉर्टेंट है, और इसमें कैलकुलेशन भी आती है। इसमें इतने सरल सवाल नहीं आते, इसमें कैलकुलेशन वाले सवाल आते हैं।
तो कैलकुलेशन वाले सवाल भी हम करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। अभी तो मैं चाहता हूं कि जिस दिन मैं बोलूं बच्चे को, मैं मेरे हर स्टूडेंट को जब मेंसुरेशन पढ़ाते वक्त बोलूं कि भाई त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके दिमाग में आ जाए हमें हीरोन्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और हीरोन्स का फॉर्मूला ये होता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण त्रिभुज के बारे में, जो है हमारा समबाहु त्रिभुज। कौन सा? नहीं, समकोण त्रिभुज। पहले हम समकोण त्रिभुज पे बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। समकोण त्रिभुज का खुद का सवाल आता है, इसलिए समकोण त्रिभुज महत्वपूर्ण है। क्या कहा मैंने? पहले देख लो, ये वाला त्रिभुज मैंने जो बनाया दिख रहा? हाँ दिख रहा है। समकोण त्रिभुज का खुद का सवाल आता है, इसलिए समकोण त्रिभुज महत्वपूर्ण है। पहली बात, समकोण त्रिभुज आयत में काम आता है। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज वर्ग में काम आता है। तीसरी बात, समकोण त्रिभुज समबाहु चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज के जब सवाल हम करते हैं, रोम्बस जिसे बोलते हैं, वहाँ पर भी समकोण त्रिभुज काम आता है। तो अगर आप समकोण त्रिभुज को सीरियसली नहीं समझोगे तो पंगा हो जाएगा, इसलिए इसे सीरियसली समझना है। ठीक है सर। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। इस भुजा को हम आधार कहते हैं। शीर्ष पर समकोण है, एक कोण 90 डिग्री का है और 90 डिग्री पर खड़ी इस लाइन को हम लंब या ऊंचाई कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे आप लंब भी कह सकते हो, इसे आप ऊंचाई भी कह सकते हो। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, लंब, कर्ण और आधार। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, लंब और आधार छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। ये कोण 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये और ये दोनों कोण मिलकर, ये कोण और ये कोण मिलकर, इसे θ1 बोल देता हूँ, कोण नंबर 1, ये कोण नंबर 2, ये जो दोनों कोण मिलकर कितने के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि 90 का तो ये हो गया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की 3 समकोण त्रिभुज की 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप क्वालिटी संबंधित, अभी मैंने आज थोड़ी लो की थी क्वालिटी। अच्छा, इसमें लोएस्ट में आप कह रहे हो भाई लोएस्ट में, तो फिर आप ऑटो कर सकते हो, वो तो एप्लीकेशन के अंदर जैसा होगा वैसा होगा। फिर भी मैं कल चेक करा लूँगा, आपकी बात को मैं बहुत ही सीरियसली लूँगा और कल मैं चेक करूँगा कि इसमें 240 का भी सिस्टम है कि नहीं है, क्या कहानी है। ठीक है, उसका रिप्लाई भी दूंगा। चलो फिलहाल तो ये बात समझ में आ गई सर। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई की जगह क्या लिख देंगे? लंब, क्योंकि ऊंचाई लिखो या लंब लिखो एक ही बात है। बात समझ में आ गई। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अंदर एक संबंध होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो, हर एक बात समझ लेना अच्छे से बेसिक में। जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं ये संबंध दिखाएगी तो ही वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अन्यथा वो 3 भुजाएं मिलकर समकोण त्रिभुज नहीं बन सकती। इस बात का क्या मतलब है समझ लो। मैं 2 उदाहरण ले रहा हूँ, एक में ले रहा हूँ 3, 4, 5, एक में ले रहा हूँ 5, 6 और 7। दोनों से ही त्रिभुज की रचना संभव है, क्योंकि आप अंतर देख लो, इन दोनों का अंतर 1 है, ये बड़ी है, इन दोनों का अंतर 2 है, ये बड़ी है। मतलब अंतर और योग वाली कहानी पूरी हो रही है। लेकिन अगर ये समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, ये 5 होगा, तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25 किसके बराबर आया? 25 के बराबर आया। मतलब ये तीनों समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर इसको देखूंगा तो 7 सबसे बड़ी भुजा 49, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, कितना हो रहा है? 61। क्या ये बराबर आया? नहीं आया। इसका मतलब ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। ये हमें पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहली बात पता चलती है कि कौन सी 3 भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या कौन सी 3 भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। आई होप यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई है। तो यस सर का मैसेज भेज दीजिए। हाँ, ऑटो पे करने पे काम तो हो सकता है आपका, मैंने देखा। ऑटो पे कर लीजिए भाई। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने बताया। अब मैं आगे एक और बात बताता हूँ आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली पूरे चैप्टर में। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो अगर समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की बात करें, मैंने आपको ये भुजा 3 दे दी और ये भुजा 4 दे दी और ये भुजा बताई नहीं, आपको ज्ञात करनी है। तो आप कहोगे सर ये सबसे बड़ी भुजा है तो कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो बहुत छोटे बच्चों वाली चीज़ है लेकिन एक बार करके दिखा रहा हूँ। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बराबर कितना आया 25। कर्ण का स्क्वायर 25 है तो वर्ग इधर जाके वर्गमूल जाके कर्ण 5 आ गया, ये आपने ज्ञात कर लिया। कर लिया, बिल्कुल। आई होप सबको ये उदाहरण समझ में आ गया है। ठीक है, मैंने कहा समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, उनमें एक संबंध होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 2 भुजाएं दे रखी 3, 4 और आपने अगली भुजा ज्ञात करी कैसे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग 3 का वर्ग 9, आधार का वर्ग 4 का वर्ग 16, 9 और 16 को जोड़ा तो 25 आया। कर्ण का वर्ग कितना है? 25 है, तो कर्ण कितना होगा? 5 होगा। इस बात से 3 चीज़ें ध्यान से समझ लीजिए। ये पहला उदाहरण है। अब एग्जाम्पल 2 क्या है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 2 है आपके सामने। समकोण त्रिभुज के अंदर मैंने आपको कह दिया कि ये भुजा 5 है और ये भुजा 3 है, तो ये भुजा कितनी है? तो आप कहोगे सर हमें पता है कर्ण का वर्ग बराबर, तो देखो ये कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आज आधार हमें पता नहीं है तो इसकी जगह बी लिख देता हूँ, बी फॉर बेस। अभी 5 का वर्ग 25 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 9 इधर आके घटेगा कितना आ जाएगा? 16। तो बी का वर्ग 16 हो गया, तो बी बराबर कितना हो गया? बी बराबर 4 हो गया। ठीक है, चलिए अब मैं एग्जाम्पल 3 दे रहा हूँ आपको। इस एक ही बात को समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम कि करना कैसे होता है, कहानी क्या होती है, फिर हम याद भी करेंगे कुछ चीज़ें। मैंने कह दिया ये 4 है, ये 5 है और ये आप बताओ कितना है। तो आप कहोगे कर्ण का वर्ग बराबर मतलब 25, लंब का वर्ग, लंब पता नहीं है तो लंब को परपेंडिकुलर लिख देते हैं, पी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर 16। 16 इधर आके घट जाएगा तो 9, तो पी का स्क्वायर 9 है, तो पी बराबर कितना आ गया? 3। ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि जब आपको कर्ण ज्ञात करना हो तो क्या करना है, जब आपको आधार ज्ञात करना हो तो क्या करना है, जब आपको लंब ज्ञात करना हो तो क्या करना है। कब समकोण त्रिभुज की जब 2 भुजाएं आपको पता हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो क्या करते हैं। तीनों कंडीशन बता दी मैंने आपको। ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट। अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई है तो वो लिख के बताइए। आई होप हर स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई है। आई होप हर बच्चे को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब जो बात कह रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट की। किसकी बात कर रहे हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है, ध्यान से देखिए। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं का समूह हम पहले से ही याद करेंगे। हम याद करके रखेंगे कि 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं का समूह है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, ध्यान से देखो। किसी ने कहा ये 3 है, ये 5 है, सॉरी ये 4 है, तो ये कितना होगा? तो आपको पता है कि 3, 4, 5 होता है तो ये 5 होगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। परीक्षा में एक स्टेप कम हो गया आपका, 2 स्टेप का सवाल होगा। पहले स्टेप में ये काम करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में और कुछ पूछेगा। पहला स्टेप आपने कम कर लिया। इसी तरह से समूह होता है 5। देखो अब फेमस जोड़े लिख रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41 और इसके बाद बहुत ही फेमस ए रूट 2 है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है, मान लीजिए लंब भी 6 है, आधार भी 6 है, तो कर्ण 6 रूट 2 होगा। क्या कहा? मान लीजिए कर्ण लंब भी 8, आधार भी 8, तो कर्ण कितना होगा? 8 रूट 2 होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सिंपल सी बात है कि अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा क्या होगी? 2 भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा क्या होगी? तीसरी भुजा उनकी रूट 2 गुना होगी। इसके बाद ध्यान से सुनिए। अगर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, काम की चीज़ यही है। अगर एक भुजा ए है और दूसरी भुजा बी है तो तीसरी भुजा क्या होगी? जो हमारा कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा है, वो होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ये बच्चों को याद रहता है, इसको भी याद रखिएगा आप। ये भी बड़े काम की चीज़ है कि भाई ये भुजा अगर ए है, अगर ये बी है, तो ये क्या होगी? ये होगी वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रूप में भी आप याद रखिएगा। काम तो वही है
लंब का वर्ग बराबर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग किया है हमने, ठीक है, और वर्ग इधर आके वर्गमूल हुआ है। कहानी तो वही है, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये समूह है जो आपको याद रखने हैं और कल कंटेस्ट करके आने हैं आपको कि 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 ए रूट 2 ए और ए बी वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर कैसे होगा, क्या कैसे होगा बताइए, आप पूछिए क्या कैसे होगा, पूरा लिखिए, फिर मैं बताने का प्रयास करता हूँ, है ना। एक बात ध्यान रख लीजिए कि है ना, किस कमी के कारण किस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ वो उसको ढूंढनी है और उसको दूर करना है। हमें दुनिया में कोई भी ये मौका नहीं देगा। आज मेरा समय था आपके सामने आके मुझे 8 बजे खड़े होना था, अब चाहे मेरी तबीयत सही है नहीं है, कोई भी कारण है, मुझे आके खड़े होना है। अगर मैं खड़ा हुआ हूँ आके तो मैंने अपने आप को प्रूफ किया है, और नहीं हुआ तो मेरी कमी है। चाहे कारण कोई भी हो, चाहे वो कोई प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कोई नेचुरल बात हो, ठीक है, या चाहे कोई आपकी घर की या कोई कंडीशन हो, यही बात आप लोगों के साथ भी लागू होती है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ, और हो गया मतलब हो गया। नहीं हुआ मतलब आप घर पे हो, और हो गया मतलब आप ड्यूटी पे हो। तो आप अपनी सब कमियों को पहले से देख लेवें, आकलन कर लेवें। यहाँ कोई सट्टा नहीं खेलना आपको कि बाई चांस ट्राई कर लेता हूँ हो गया तो ठीक है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब वो ज़माने गए। एक समय था जब बच्चा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जाता था, 60% मार्क्स लाता था, सिलेक्शन हो जाता था। आजकल नहीं है ऐसा, ठीक है ना। और 2011 और 2015 का एसएससी जीडी का पेपर देखोगे तो लगेगा कितना सिंपल पेपर आता है एसएससी जीडी में। लेकिन 2019 के जो 50 पेपर है उनको अच्छे से एक बार देख लेना, और 2021 के जो 60 पेपर है उनको एक बार अच्छे से देख लेना। अगर ये 120 पेपर आपने अच्छे से देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगी गणित कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक सिंपल सी कहानी है कि 15 क्वेश्चन सरल आएंगे, 15 क्वेश्चन सरल आएंगे, एकदम सरल नहीं, टैक्स से हो जाएंगे, लेकिन मेहनत सिंपल मेहनत करने से हो जाएंगे। लेकिन 15 में सिलेक्शन नहीं है आपका। अगर गणित कमज़ोर भी है तो भी आपको 20 से 22 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाके आप सिलेक्शन की उम्मीद करोगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको ट्रिपलेट याद है वेरी गुड, जिन लोगों का भी मेडिकल है बेस्ट ऑफ लक। चलिए अब हम बात करते हैं, आपने अभी याद किया कि 8 15 17, 8 15 17 क्या है, आपने अभी याद किया कि 8 15 17 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका फ़ायदा क्या है, ध्यान से देखिए। ये भुजा 8 है, ये भुजा 15 है, और ये भुजा आपको ज्ञात करनी है। बता दो कितनी होगी सर? 17 होगी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। ये भुजा 17 है, ये भुजा 8 है, और ये आपको ज्ञात करनी है। बता दो कितनी होगी सर? 15 होगी। होगी कि नहीं होगी? सिंपल, ठीक है। ये भुजा आपके सेम टू सेम ले लो भले कुछ, ये मान लो ये 15 है, ठीक है, ये आपको ज्ञात करनी है, और ये 17 है, तो ये कितनी होगी? 8 होगी। क्योंकि 8 15 17 क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसको याद करने का ये फ़ायदा हुआ। अब याद नहीं होता किसी बच्चे को, मैं एक उदाहरण बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मान लो आपको याद है तो और याद नहीं है तो में क्या फ़र्क है। मैंने एक सवाल दिया आपको, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, पहले प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूँ, उस सवाल में मैं आपसे लिखता हूँ, भाषा में लिख रहा हूँ, डायग्राम के रूप में नहीं। प्रश्न भाषा में आएगा कि एक समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा 17 है और सबसे छोटी भुजा 8 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आपका सवाल है। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या कह सकते हो आधार इंटू लंब। क्षेत्रफल ज्ञात करने में ये काम नहीं आएगा। जो आपका कर्ण है ये डायरेक्टली क्षेत्रफल ज्ञात करने में काम नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको लंब और आधार दोनों चाहिए। यहाँ पर लंब दे रखा है आपको 8, लंब आपको 8 दे रखा है, लेकिन आधार नहीं दे रखा है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से समझो। अब जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद नहीं होगा वो क्या करेगा, वो ऐसे लिखेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिखेगा। बिल्कुल सर। कर्ण है 17, 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64 प्लस आधार का स्क्वायर 64 इधर आएगा, माइनस होएगा 225,
बी स्क्वायर बराबर 225, वर्ग इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, बी का मान 15 आ जाएगा। उसे पता चल गया कि आधार 15 है, तो फिर वो रखेगा 1/2 आधार 15 इंटू ऊंचाई 8। ठीक है, कितनी बार कटा? 4 बार कटा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सवाल का जवाब आया। आई होप सबको बात समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन देखो इस सवाल में 2 स्टेप थे। सब मिल जाएगा। जब हम कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम खुद ही कराएंगे आपको सब, तो जितने भी क्वेश्चन से करवाएंगे। मेंसुरेशन और स्टैटिक्स में आए हुए सब क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अर्थमेटिक में आए हुए सब क्वेश्चन अशोक सर कराएंगे। तो आपके तो सब हो ही रहे हैं ना, आपके तो एसएससी जीडी के 120 पेपर हल होंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सब चीज़ें मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या है। अगर ये सवाल परीक्षा में आएगा तो इसमें 2 स्टेप है। जिस बच्चे को सवाल आ रहा होगा उसको दिमाग में आ जाएगा कि इसमें स्टेप 2 है। पहला स्टेप क्या है कि हमें आधार पता करना पड़ेगा, और स्टेप 2 क्या है कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्योंकि जब आधार ज्ञात होगा तभी क्षेत्रफल ज्ञात कर पाओगे। लेकिन जिस बच्चे को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा, जिसे ये याद है, वो कह देगा हाँ भैया सबसे बड़ी भुजा 17 है, ये 8 है, इसका मतलब ये 15 होगा। और 8 और 15, 1/2 8 इंटू 15, 8 का आधा 4, 15 चौके 60, वर्बली उत्तर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पेन को हाथ लगाए बिना भी बच्चा जवाब दे सकता है इस सवाल के लिए। तो जो इस सवाल में भारी स्टेप है ना वो ये है, अगर आपको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो बहुत काम ईजी होने वाला है। तो एक बार मेरे साथ बोलिए 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, ए रूट 2 ए, 6 6 6 रूट 2, 8 8 8 रूट 2। इनकी कई स्ट्रक्चर बनती है, मेरे पास इसको बताने के कई फॉर्मेट है, कई तरीके हैं, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से आप इनको याद रखिए, काम हो जाएगा। अब बात को सुनना, एक बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, पहले बता दीजिए कि पिछला सवाल हर बच्चे को समझ में आ गया क्या? एक बार यस सर का मैसेज भेज दीजिए। अब मैं एक मज़ेदार प्रश्न बताने वाला हूँ जो परीक्षा हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं। अब और ये मैंने जो पिछला सवाल कराया अगर समझ में आ गया है तो यस सर का मैसेज लिख के भेज दीजिए। बहुत अच्छा। हाँ, जो यस सर लिख के भेज रहा है उनके मेरे नाम ले लेता हूँ। कैलाश, संजीव, आकांक्षा, अमरनाथ, सुमित कुमार। हाँ, इस बार निकाल देना, बिल्कुल इस बार मेहनत करो अच्छे से। प्रवीण, गुड्डू, खुशी, नीरज, रमन। ठीक है, सब लोगों ने कहा ओके, मतलब ये सवाल समझ में आ गया। अब एक मज़ेदार सवाल की बात करी जा रही है, उसको ध्यान से समझिए। आपको त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई, कहा गया एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, बात को ध्यान से सुनना, एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर है और एक अन्य भुजा 20 सेंटीमीटर है। ये सबसे बड़ी भुजा और एक अन्य भुजा 20 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल बताओ, ये हमारा सवाल है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। प्रश्न क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? आपको कहा एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 25 है और ये भुजा 20 है, क्षेत्रफल बताओ। पहली बात तो आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता था कि ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं कि नहीं है। आपको क्या पता कि ये समकोण त्रिभुज है, इससे बन रहा है नहीं बन रहा है। हमने पता किया तो बना, कैसे पता किया, क्या पता किया? ध्यान से सुनना आप बात को। आपने दिमाग लगाया कि पहले चेक कर लूँ, आधार और ऊंचाई तो दी नहीं मेरे को सीधा सीधा, कि भाई या तो मेरे को 3 भुजाएं दे देता सीधा सीधा तो मैं हीरोन्स का फॉर्मूला लगा देता, या सवाल के देता आधार और ऊंचाई दूं, आप आधार और ऊंचाई दूं और आप त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या फिर आप समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये तो दोनों बातें नहीं हुई है। तो ये दोनों बातें नहीं हुई है तो मतलब आपका दिमाग चलना चाहिए कि समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो आपने कहा चेक किया जाए, तो चेक कैसे किया जाए? ये सबसे बड़ी भुजा है, ये 20 है और ये 25 है। बात को ध्यान से सुनना, आप निकालोगे इनका सरल अनुपात, मतलब आप इनको काटोगे जितना ही काट सकते हो। आपने काटा तो आपने देखा दोनों कट रही है 5 से, 5 से कट रही है 4 बार और 5 से कट रही है 5 बार।
और 4 और 5 को देखते ही आपके दिमाग में बल्ब लग गया। क्या बल्ब लगा? अरे बड़ी भुजा 5 है, इससे छोटी भुजा 4 है, इसका मतलब ये तो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है, क्योंकि हर ट्रिपलेट का गुणज भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएगा। समझे कैसे? सुनना बात को। आपको दिमाग में एक बात आ गई, आपने 5 को देखा, आपने कहा सबसे बड़ी भुजा 5 है, कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है? क्योंकि देखो, तो आपने चेक किया। चेक कैसे किया? आपने कहा यार ये 3 4 5 वाला मामला नजर आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है? आपने इसका सरल अनुपात देखा, काट के देखा दोनों को आपस में, 5 से कटे, 5 चौक 20, 5 25, तो आपने सोचा 3 4 5 ही है। बिल्कुल है 3 4 5। जब दो भुजाएं पता चल गई, बड़ी भुजा ये है, तो ये अपने आप ही 3 आपके सामने नजर आने वाला है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं, उसने आपको दी नहीं दूसरी कंडीशन, उसने कहा ही नहीं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, उसने तीसरी भुजा के बारे में बोला ही नहीं, और या फिर वो आपको बोल देवे समकोण त्रिभुज। 3 कंडीशन है, या तो वो आपको समकोण त्रिभुज है ऐसा बोल देवे, ठीक है, क्या हुआ? समकोण त्रिभुज है ऐसा बोल देवे, या फिर क्या हो जाए, ठीक है, या फिर क्या हो जाए कि वो आपको आधार और ऊंचाई नहीं देवे, ये आपको देवे नहीं, और तो आप सोचो कि हाँ ये हो सकता है समकोण त्रिभुज, और आप दिमाग लगाओ। आपने दिमाग लगाया कि इसको अगर मैं 1 से गुणा करूं तो ये आएगा, इसको 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? ध्यान से देखो, इसको 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 6 8 10। इसको अगर 3 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? देखो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजा 15। ये सब पाइथागोरस ट्रिपलेट है। जितने भी हमने ट्रिपलेट याद किए हैं उनके गुणज भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, चलिए 4 से गुणा कीजिए, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 पंजा 20। 5 से गुणा कीजिए, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 25। क्या नजर आया? कौन सा जोड़ा नजर आया? इतना परीक्षा में करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो समझाने के लिए लिखा है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो इसका 2 गुना भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, इसका 3 गुना भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, इसका 4 गुना भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, इसका 5 गुना भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, इसका n गुना भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। परीक्षा में तो आप बड़े आसानी से सोच लेते। कैसे? 5 इंटू 5 है, क्या है? 5 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 15, तो ये भुजा कितनी होगी? ये भुजा 15 होगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। लीजिए बात को समझिए एक बार वापस से। आपने देखा कि सर ने ये हमें 25 दे दी, ये हमें 20 दे दिया, ये हमें पता नहीं। आपने इसको काट के देखा तो 4 और 5 आया। आपको पता है 5 से ये 25 कैसे बना? क्या सर 5 बार गुणा करने से बना। आपको पता है ये 3 है, तो 3 से भी ये वाली भुजा कैसे आएगी? 5 बार गुणा करने से आएगी, तो ये कितनी होगी? ये 15 होगी। ये दिमाग आज की डेट में एसएससी के बच्चे को लगाना पड़ेगा, एसएससी जीडी के बच्चे को। ये जो बात है एसएससी जीडी के बच्चे को सीखनी पड़ेगी हर हाल में, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। नहीं तो अगर मैं इजी प्रश्न करा के छोड़ दूंगा तो सिलेक्शन नहीं होगा भैया। पेपर देखिएगा, बड़े अच्छे टफ क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। चलिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सचेत कर रहा हूँ। वापस सुन लीजिएगा मेरी बात को ध्यान से। ये 25, ये 20, 25 को देखा आपने और 20 को देखा, तो आपने कहा कहीं ये 3 4 5 तो नहीं है, क्योंकि ये 5 का गुणज है, तो आपने चेक कर लिया। 4 पंजा 5 25, मतलब इसको भी 5 बार गुणा करने से आ रहा है, इसको भी 5 बार गुणा करने से आ रहा है, तो इसको भी 5 बार गुणा करोगे तो ये 15 आएगा। ये आपने पहला किला जीत लिया। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। कितना आ गया? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सवाल का जवाब है। आई होप हर स्टूडेंट को मेरी ये बात समझ में आई है। एक बहुत ही फेमस सवाल, ठीक है, एक बहुत ही फेमस सवाल अब लिखाने वाला हूं, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है 26 और ये भुजा है 10। ये भुजा हमें पता नहीं है और हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू लंब। लंब कह दो चाहे ऊंचाई कह दो, एक ही बात है। इस 26 को देख के दिमाग में बल्ब जलना चाहिए कि ये 26 तो 13 का गुणज है। क्या है ये तो 13 का गुणज है। और फिर आपके दिमाग में आना चाहिए
ऐसा कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट था जिसमें हमने 13 देखा था? तो वह था 5 12 13 कर्ण के रूप में। ये 13 का गुणज है। आपके दिमाग में बल्ब लगेगा कि हाँ यार, ऐसा हमने देखा था एक 5 12 13, हमने एक 5 12 13 देखा था। और ये 26 है, अगर मैं डबल करूँ तो 13 को दूना 26, 12 दूना 24 और 5 दूनी 10। तो ये दो भुजाएं तो मैच कर ही रही है। इसका मतलब दो भुजाएं मैच कर रही है, इसका मतलब तीसरी भुजा अपने आप ही क्या होगी? तीसरी भुजा अपने आप ही 24 होगी। बात समझ में आ गई क्या? तो ये 26 देख के बल्ब लगा कि ये 13 का गुणज है। और तब दिमाग में आया कि पाइथागोरस ट्रिपलेट याद किया था जिसमें एक 5 12 13 था, तो उसी को चेक किया जाए। उसी को चेक किया, ये 5 12 13 के दुगुने हैं तो ये भी दुगुना हो जाएगा। 5 का दुगुना 10, 13 का दुगुना 26, तो 12 का दुगुना 24, 24 आ गया। तो 1/2 आधार की जगह हमने 24 प्राप्त कर लिया है और ऊंचाई की जगह हमने 10 प्राप्त कर लिया है। 24 पंजे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे सवाल का जवाब है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने तो जवाब भी दिया है, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। वैसे तो एक सीधी सी बात यह है कि जो एडवांस मैथ्स की क्लास में लाइव आने वाले बच्चों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन जब पेपर देखोगे ना कि भाई देखो, मैं एक बहुत सिंपल सी बात बता दूं। मैंने 2011 में जब एसएससी जीडी का पेपर हुआ था तो बच्चों को पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे मेरे उस समय के नौकरी कर रहे हैं। 2015 के बच्चों को भी मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है, ठीक है। हाँ, 2019 का जब एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम मैंने ऑफलाइन नहीं पढ़ाया था बच्चों को, ऑनलाइन पढ़ाया था, ठीक है ना। 2-3 प्लेटफॉर्म्स, जैसे एक आपके यहाँ पे अपने ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पे, है ना। चलिए, तो कहानी बहुत सिंपल है। उस समय पेपर सरल आते थे और अभी पेपर टफ आते हैं। देखिए, एक भुजा 26 दी, एक भुजा 10 दी। आपके दिमाग में आया 26 तो 13 का गुणज है, तो आपने देखा कहीं 5 12 13 वाला ही तो नहीं है, तो आपने 5 12 13 लिखा। ये 26 13 का डबल है, 5 का डबल 10 है, तो आपको पता चल गया 12 का डबल 24 होगा, यहाँ 24 आएगा। 24 आते ही अब आपको क्षेत्रफल याद करना है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई गुणा के 120 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ गया। पूरा फिर से बता दिया है मैंने। आई होप कनक जी को समझ में आ गया है, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आया? बिल्कुल। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कल बहुत अच्छे से याद करके आना और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ के आना। अब हम बात कर रहे हैं बहुत ही फेमस समबाहु त्रिभुज की। नाम से तो पहले ही आपको पता है कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और भी कई फॉर्मूले हैं जो समय समय पे हम याद करेंगे, लेकिन ये सबसे बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2 भुजा। ये सब बच्चों को याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए, अब एक महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए कि भुजा को ए लिख देता हूँ, ऊंचाई को एच लिख देता हूँ। मैं एक चीज़ प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, आई होप आपके काम आए। कि आपको एच 2 इधर आ गया, √3 नीचे चला गया, ये भुजा है। मैं देखो भुजा की जगह मैंने क्या लिख दिया? ए लिख दिया। ऊंचाई एच है, भुजा निकालने के लिए इनको उधर ले गया तो 2/2h/√3 आ गया। अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया √3/4। घबराना मत, अभी 1 मिनट के बाद रिजल्ट आ जाएगा, तब आपको बात समझ में आ जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आप इसे लिखे 2h/√3 गुणा 2h/√3। 2 दूनी 4 से 2 दूनी 4 कट गया, √3 से √3/4 भुजा, √3/2 भुजा। ए बराबर 2h/√3। अच्छा, भुजा स्क्वायर था 2h/√3, 2h/, हाँ, तो h स्क्वायर देखो 2 दूनी 4 से 4 कट गया, √3 से रूट कट गया, h²/√3। तो क्षेत्रफल बराबर h²/√3। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब मैं अपनी बात को वापस शामिल करके कह रहा हूँ, ध्यान रखना। जिस बच्चे को
सिलेक्शन लेना है, क्या कह रहा हूँ, जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है उसे इस बात को बहुत ही मजबूत तौर पे याद करके जाना है। और वो बात क्या है, ध्यान से सुनो, मैं डस्टर ढूंढने लग गया। बात क्या है, ध्यान से सुनो, बात यह है क्षेत्रफल बराबर h²/√3। ये क्षेत्रफल के दोनों फॉर्मूले जिस बच्चे को याद आएंगे ना, वही बच्चा विनर बन सकता है। जिसको दोनों फॉर्मूले नहीं याद है वो विनर नहीं बन सकता। वो फिर क्या करेगा, ऊंचाई दे रखी है, ये फॉर्मूला लिखेगा, पहले भुजा निकालेगा, भुजा निकालने के बाद क्षेत्रफल निकल जाएगा। समय कितना लगेगा? मैं कह रहा हूँ सवाल दो तरीके से आ सकता है परीक्षा में। सवाल ये आ सकता है कि हमारा एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं, जिसके तीनों कोण समान हैं, जिसके तीनों शीर्ष लंब समान है, जिसकी तीनों माध्यिकाएं समान है, ठीक है, जिसके तीनों कोण समद्विभाजक समान है। इतनी बातों का कोई मतलब नहीं अपने। मैंने कहा जो समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दी आपको 4 सेंटीमीटर, आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया आपको कि बिल्कुल से क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है और ये मुझे पता है, ठीक है। चलिए, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा 4 है तो 4 × 4 कर दिया आपने, 4 से 4 कट गया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, बात बहुत सिंपल है और बात सबको समझ में भी आ गई होगी। कुछ नहीं था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था √3/4 भुजा स्क्वायर, हमने मान रखा, क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अब कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं कह दूं एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये सवाल कंप्लीट हो गया, ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। अब अगले एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। अगर मैं कह दूं एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई जो है वो है आपकी 3 सेंटीमीटर और आप मुझे इसका क्षेत्रफल बताओ। अब बात को ध्यान से सुनना, पहले परंपरागत मेथड की बात कर रहे हैं, फिर आज के मेथड की बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं परंपरागत मेथड की बात कर रहा हूँ और परंपरागत मेथड क्या है, ध्यान से सुनना। वो ये है कि बच्चा क्या करता था कि सर ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h बराबर √3/2 भुजा होता है। h की जगह 3 रख देता हूँ सर, बिल्कुल 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा, ये a आ गया। फिर a का मान निकालने के बाद वो √3/4 भुजा स्क्वायर इसका मान रखता था आगे, लेकिन उससे गणना में लग जाता है समय। और हमें अगर समय बचाना है तो हमें दूसरा फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला ये भी है h²/√3। अगर अपने को ऊंचाई देके क्षेत्रफल पूछा है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई देके क्षेत्रफल पूछा है, तो मेरा कोई भी स्टूडेंट पहले भुजा नहीं निकालेगा, वो सीधा काम करेगा। वो कहेगा ऊंचाई दे रखी है आपने, ठीक है, h² मतलब 3 × 3, 2 बार लिखना है h को और बटा में √3 लिखना है। अब देखो ये तो 3 है, 3 से √3 बार कट जाएगा, 3 √3 उत्तर आ गया। ये तो बात सबको समझ में आ गई ना। यहाँ लिखा हुआ है 3 × 3 और यहाँ बटा में लिखा है √3। देखो आप अपने 3 को, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, समझे, और बटा में मेरे √3 लिखा हुआ है। इस √3 से मैंने √3 कट कर दिया तो 3 √3 जो है वो मेरा जवाब आ गया। तो मैंने बहुत सरल गणना से सवाल किया, क्यों? क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला याद था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर और एक होता है h²/√3। जब ऊंचाई देगा तो ये फॉर्मूला और जब भुजा देगा तो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, पहली बात। हाँ बिल्कुल देवेंद्र जी, जब क्लास पूरी हो जाएगी, जब क्लास पूरी हो जाएगी तब आपके पास क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगी और आपके बैच की वैलिडिटी तक रहेगी। आप कितनी बार देखो आगे पीछे करके उसे, है ना, आप कितनी बार भी देख सकते हैं इसे आगे पीछे करके। पर एक बार क्लास पूरी होगी तब उसके बाद देख सकते हैं, शायद लाइव में आगे पीछे करके देख सकते हैं, ये मुझे पता नहीं है। ये बात समझ में आ गई समबाहु त्रिभुज की। अब समबाहु त्रिभुज का जो अगला सवाल है वो ये है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है 3 √3, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, ये आपका सवाल है। तो h बराबर √3/2 भुजा होता है। h बराबर क्या होता है, √3/2 भुजा, है ना। तो √3/2 भुजा, और भुजा कितनी है 3 √3, तो 3 √3, हाँ भाई √3 3 हो गया, बिल्कुल हो गया सर। 3 × 9 9/2 और 9/2 कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर
आई होप आपको बात समझ में आ गई है। इसका एक उल्टा सवाल बता के दिखाऊँ आपको बना के। चलिए, आपको दे देवे कि जो h है वो है 6 सेंटीमीटर। तो भुजा बताओ, ऊंचाई दे दी और भुजा पूछ ली, एब और आम भुजा। कहा आपका एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। हमारा एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई मुझे दे दी 6 सेंटीमीटर और भुजा पूछ ली। तो कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, h बराबर √3/2 भुजा। पहले तो फॉर्मूला लिख दिया, बिल्कुल सर। फॉर्मूले में जो चीज़ जहाँ है वो लिख दो। h यहाँ ऊंचाई लिखनी है, ऊंचाई की जगह 6 है तो 6 लिख दिया, बराबर की जगह बराबर लिख दिया, √3/2 की जगह √3/2 लिख दिया, भुजा की जगह भुजा ज्ञात करनी है तो इसकी जगह a लिख दिया। आगे बात समझ में? बिल्कुल। a ज्ञात करना है, a इधर अकेला रहेगा, बाकी उधर जाएंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हो गया? 12, 12/√3, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन 12/√3 उत्तर में मिलेगा नहीं, बट्टा में आप √3 छोड़ नहीं सकते। क्या कहा मैंने? हाँ, बस 2-3 मिनट की बात बची है, आज का सेशन फिनिश होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। 12/√3। अब 12/√3 को कैसे कन्वर्ट करोगे, ध्यान से समझो। 12/√3 लिखा है, इस पे परीक्षा में ये उत्तर नहीं मिलेगा, तो परीक्षा में क्या उत्तर मिलेगा, ध्यान से समझो। 12 के टुकड़े करो, 12 को लिखो 4 तिया 12 मन के अंदर, बट्टा में √3 है। अब मन में एक काम और करो, आप मन में सोचो कि 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 को लिख सकता हूँ √3 गुणा √3। 3 को क्या लिख सकता हूँ? √3 गुणा √3, और बट्टा में क्या लिखा है? √3। √3 से √3 कट गया, कितना आ गया? 4√3। अब ये सब काम मन में होना था, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। मन में कैसे? ध्यान से समझो। जब आपने यहाँ √3 देखा तो आपके मन में आया एक तो इसके अंदर 4 है, लिखा नहीं आपने। एक आपके मन में आया इसके अंदर 3 है। अब आपको पता है 4 हमारा सीधा सीधा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा 3 जो है √3 इंटू √3 है, एक √3 इससे कट जाएगा तो 4√3 आ जाएगा। मतलब आप इसके बाद सीधी लाइन यही लिखोगे, ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं लिखोगे, मैंने समझाने के लिए लिखी है। क्योंकि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आपको समझ में कैसे आएगी? आपके मन के अंदर क्या चलना चाहिए उसको ध्यान से समझो। भाई 12/√3 है, इसको देख के आपके दिमाग में मन में चलना चाहिए, एक मेरा 4 है, एक मेरा 3 है। ये जो मेरा 3 है ये √3 इंटू √3 है, एक बार √3 इससे कट जाएगा, 4 मेरा सीधा सीधा पड़ा रह गया, तो 4√3 मेरा उत्तर आ गया। ये काम आपके मन में हो जाना चाहिए, हवा में। आई होप बात समझ में आ गई आपको। बिल्कुल, क्लास होने के बाद थोड़ी देर बाद जब क्लास अपलोड हो जाती है उसके बाद आप चाहें तो इस क्लास को वापस देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा मुख्य आकर्षण था वो था पाइथागोरस ट्रिपलेट ज्ञात करना। आज हमने मोटा मोटा त्रिभुज के सब बारे में बात कर ली, ठीक है, कि भाई जो हमारा त्रिभुज है उस त्रिभुज की रचना कैसे संभव है। जब त्रिभुज की, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लीजिए। मैंने सबसे पहले बताया त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है तो ही त्रिभुज बनता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और वो सब बहुभुज का होता है, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, छठभुज हो, कोई भी हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ से हमने बात शुरू की थी। फिर हमने देखा था कि त्रिभुज कितने तरीके होते हैं और कोण कितने तरीके के होते हैं। उसके आधार पे हमने आगे बात करी थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, जब हमें इसका आधार और ऊंचाई दोनों पता है। अगर हमें आधार और ऊंचाई दोनों नहीं पता है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन आधार और ऊंचाई पता है तो ये फॉर्मूला लगेगा। कई बार इस पर बहुत सरल सवाल आ जाता है, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अब लास्ट के 4-5 मिनट है तो ध्यान से समझ लीजिए। अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ आपके सामने कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका जो आधार है ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बताओ, ये सवाल है। तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। होता है, बिल्कुल। क्षेत्रफल 48 दे रखा तो क्षेत्रफल की जगह 48 लिख दो, बिल्कुल। बराबर की जगह बराबर लिख दो, 1/2 आधार की जगह 8 लिख दो और ऊंचाई की जगह h लिख दिया। ये इससे 4 बार कट गया, 12 चौके 48, h बराबर 12 आ गई। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है ना।
तो ये सवाल ऐसे भी बनते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले के अंदर की 3 चीज़ें हैं, कोई 2 दे दी तो तीसरी आप ज्ञात कर सकते हो। फिर हमने हीरोन्स का फॉर्मूला सीखा कि हीरोन्स के फॉर्मूले से सेटेफल निकालते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के ऊपर वर्गमूल, ठीक है ना। चलिए, फिर हमने देखा कि समकोण त्रिभुज, क्या देखा हमने, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसकी 3 भुजाओं को लंब कर्ण आधार बोलते हैं। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसकी तीनों भुजाओं के बीच में संबंध होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा काम में आने वाली जो हमने सीखी है, पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 ए √2 है 6 6 6 √2 8 8 8 √2 ए बी और वर्गमूल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट के कुछ यूज़ सीखे हमने। फिर हमने सीखे समबाहु त्रिभुज को लेके 2 महत्वपूर्ण फॉर्मूले कि इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है h²/√3 और इसकी ऊंचाई होती है √3/2 भुजा। तो ये हमारा आज का आकर्षण था, ये हमारी आज की महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमने सीखी। उम्मीद करता हूँ हर स्टूडेंट ने इसको समझा होगा। इसकी PDF आपको, देखिए क्लास कब अपलोड होगी, क्लास अपलोड होने में थोड़ा समय लगता है लाइव के बाद, आपको पता है, लेकिन इसकी PDF आपको क्लास पूरी होने के 5 मिनट बाद आज तो मैं डाल ही दूंगा, क्योंकि आज मुझे याद है किसी बच्चे ने बोला सर PDF कल लेट आई थी। हाँ, आज मैंने लेट डाली थी दिन में, कल रात को क्लास हुई थी, मैंने आज दिन में डाली थी। इसकी PDF मैं अभी डाल दूंगा 5 मिनट बाद ही, ताकि इसकी PDF आपके सामने हाथों हाथ आ जाए। आप पढ़ना चाहें, PDF से रिवीजन करना चाहे, नाइट में बैठ के नोट्स बनाना चाहे तो बहुत सीरियसली नाइट में बैठ के नोट्स बना लीजिए, जिन लोगों ने पढ़ लिया है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आराम से पढ़ने के बाद बना ही लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।